जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 10 का जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास। आज जो है हम मास्टर क्लास देख रहे हैं। इस मास्टर क्लास में क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन प्रकार के प्रश्न लेकर के आया है, जो आपको डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में कम से कम तो आपको 60 से 70 नंबर दिला सकता है। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें, यह मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पिछले बार भी हम इस प्रकार के वीडियो को बनाए थे और बच्चे लोग बहुत ही अच्छे प्रकार के यहाँ से इसके फायदे उठाए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10 में जो है 4 प्रकार के आता है किसी भी चीजों को पहचानने के लिए। जैसे सबसे पहला है इसमें कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा आता है शांत और अशांत आवर्ती का पहचान आता है, किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत में आवर्ती है। तीसरा आता है इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। और चौथा आता है इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो 4 प्रकार का आपको देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव सबसे ही आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कहता है परमेय संख्या का पहचान। तो इसके पहचानने के लिए कुछ मुख्य नियम है। सबसे पहला है कि संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 इधर प्लस में, उसके बाद -1, -2, -3 इस तरह से होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई संख्या का अगर रूप होता है तो उसको कहेंगे संख्या कैसा है, परमेय है। जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए 22/7, तो कहेगा 22/7 से कैसी संख्या, तो आप कहिएगा परमेय संख्या, क्योंकि यह संख्या p बटा q के रूप में है। p और q पूर्णांक, पूर्णांक प्लस में हो सकता है और माइनस में भी। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या के नीचे में अगर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि 0 का टेबल पढ़ेंगे तो कभी भी 22 नहीं आएगा। तो अनडिफाइंड होगा तो ना तो ये परमेय होगा ना ही अपरमेय होगा, इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये p बटा q में p q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, अर्थात ये संख्या कैसा है, परमेय है। लेकिन इसी का देखिए ये पाई होता है, तो पाई के बारे में पूछा जाएगा कि ये परमेय है कि अपरमेय है, तो आपका जवाब होना चाहिए अपरिमेय है। तो कहेगा पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद अगला कहा जाता है कि परमेय का पहचान के लिए कुछ और है कि p बटा q जो भी रहेगा जिस रूप में रहेगा उसका पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। अगर किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो उस संख्या को कहेंगे संख्या कैसा है, परमेय है। चलिए जैसे कुछ आपके सामने हम एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। जैसे √16/64 कहेगा ये संख्या परमेय है क्या, परमेय है। तो 16 हो गया 4 और 64 का वर्गमूल क्या हो गया, 8 हो गया। 16 के 4 और 64 के 8, ये 4 दूनी 8, 1/2। ये संख्या कैसा है आपका, परमेय संख्या। तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, काटने के बाद भी देख सकते हैं, काटने से पहले कोई जरूरी नहीं है, काटने के अगर बाद भी पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपको देखिए थोड़ा सा आपको बता क्या दिया जाए, √64/81 कहा जाए परमेय है कि अपरमेय। तो 64 के वर्गमूल देखिए क्या होता है, 8 8 64 और 81 के 9 9 81। तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या को हम लोग बोलेंगे यह संख्या क्या है, परमेय संख्या है। तो चीजों को यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ ऐसी संख्या होगा जो कि काटने के बाद आपको लगेगा कि ये परमेय है, जैसे 48/75। तो ये संख्या अभी देखने से पता चल रहा है कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, लेकिन जब इसको काटेंगे तो पता चलेगा कि संख्या परमेय है। जैसे 3 से कटेगा, 3 से कटा 16 बार में, 16 3 48, और 3 से कटा 75 25 बार में, 25 3 75 और 16 3 48, 3 से कट गया। और जब काटने के बाद देखा कि 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो ये संख्या क्या हो गया, परमेय हो गया। तो आपको काटने के बाद भी देखना है। इस प्रकार के प्रश्न अब है जो ज्यादा पूछ रहा है। तो पहला क्या था कि p बटा q में होना चाहिए, p q पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तभी क्या होता है, वो परमेय होता है। तीसरा है कि दशमलव प्रसार शांत, यानी दशमलव के बाद वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यानी पूरा पूरा शांत हो जाए। जैसे अगर कोई संख्या आगे आते रहेगा तो होगा अशांत, अब अगर नहीं आ रही है तो क्या हो गया, शांत। जैसे ये संख्या देखिए आगे अभी आते आएगी, यानी डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पर देखने से ये पता चला कि संख्या एक जैसा आ रही है। तो अगर संख्या एक जैसा आ रही है तो उसी को कहते हैं आवर्ती। आवर्ती वाला संख्या हमेशा परमेय होती है। या कोई संख्या अगर आवर्ती कर रही है तो इसका मतलब है कि उस पर रेकरिंग भी होगा। तो ये 3 रिपीट कर रहा है तो 3 पर क्या कर सकते हैं, रेकरिंग। तो रेकरिंग वाला भी संख्या क्या होता है, परमेय होता है। इस प्रकार से आप परमेय अपरमेय को पहचान सकते हैं। अपरमेय में देखा जाए तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक और समझिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक जैसा संख्या आ रहा है तो परमेय, अब अगर दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रहा है तो ये होगा अपरमेय।
एक जैसा प्रमेय, अलग अलग अप्रमेय। पूरा वर्ग निकल गया प्रमेय, नहीं निकला तो अप्रमेय। चीजों को समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं शांत और अशांत का पहचान। तो शांत और शांत का पहचान है कि संख्या को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और वो गुणनखंड करेंगे हर का। अंश करेंगे, किसका करेंगे? हर का। और हर का गुणनखंड करने पर देखेंगे अगर उसका घात 2 का या तो केवल 2 का अगर पावर के रूप में है तभी शांत, 5 के रूप में है तभी शांत, और 2 और 5 दोनों के रूप में है तभी शांत कहलाएगा, क्योंकि 2 और 5 ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या को काट सकती है, इसीलिए इसको कहा गया है ये शांत। जैसे आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे कहेगा 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सबसे पहले जो नीचे संख्या लिखा हुआ हर, इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3/8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 3/2 के पावर क्या हो गया? 3। तो हम बताए थे अगर नीचे संख्या अगर 2 के पावर में रहे तभी शांत होगा, ये 2 के पावर में है तो क्या हो गया? शांत हो गया। जैसे 16/25 है तो तोड़ेंगे तो 16, जब भी तोड़ना है तो नीचे वाला को तोड़ना है। 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5, तो 16/5 के पावर 2। केवल 5 के पावर में भी रहेगा तभी क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। बोलिए चीजों को समझ में आ रहे हैं? केवल 2 रहेगा तभी शांत, केवल 5 रहेगा तभी शांत, और जैसे रहेगा 16 मान लीजिए 13/80, 13/80, तो सबसे पहले 80 को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 80 को तोड़िएगा तो 2 बार में 40, 2 बार में 20, गुणनखंड कर लिए तो ये देखा गया तो 13 है तो 13 रहने के लिए 2 कई हुआ? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर क्या आया? 1 आया। तो अगर कहीं संख्या 2 और 5 के पावर में रहेगा तभी ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो चीजों को समझ गए। अगर 2 के पावर में है तभी शांत, केवल 5 के पावर में है तभी शांत, और 2 और 5 के दोनों के पावर में है तभी क्या होगा? शांत होगा। कभी कभी आपको देखने में लगेगा कि शांत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या रहेगा? शांत ही रहेगा। कैसे रहेगा उसको काटने के बाद भी देखा जाता है। जैसे कभी कभी वर्गमूल लगता था कि नहीं है, लेकिन तभी वो प्रमेय था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी उस प्रकार का प्रश्न आता है। तो चलिए देखिए, जैसे आपका संख्या अगर मान ले रहे कि रह जाए आपको 15/75, 15/75, तो इसको देखा जाए तो 15 के 15 हम लिख देंगे, 75 को तोड़ेंगे तो 5 5 25 और 25 3 75, देखिए काट सकते हैं। 3 5 15, 5 से 5 कट गया, ऊपर 1 और नीचे 5। तो नीचे बताए थे कि केवल 5 के रूप में भी रहेगा तभी क्या होगा? शांत होगा। तो कहने का मतलब है आपको काट के देखना है, उसके बाद पहचानना। तो आप 7 और 7 पहचान लिए और उसके बाद प्रमेय पहचान लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद का पहचान। तो बहुपद को पहचानने के लिए भी मुख्यतः 3 प्रकार का नियम है। पहला है कि चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मैंने 0 1 2 3 4, अगर ऐसा किसी का रूप रहता है तो कहेंगे वो बहुपद है। केवल और केवल चर को ही देखना है, अचर को नहीं देखना है। चलिए दूसरा है कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर चर रूट के अंदर होता है तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा है कि हर में चर के घात धनात्मक नहीं होना चाहिए। नीचे में जो पावर होगा उसको, जो चर रहेगा उसका पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, तो उस स्थिति में वो बहुपद नहीं होता है। जैसे आप समझिए, जैसे 2x² + 3x + 5, जिसमें चर के घात 2 है, चर के घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो चर के घात 0 है, तो 2 1 0, 2 1 क्या हो गया? 0। तो इस प्रकार से अगर कहीं रहता है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि बहुपद में चर के घात क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होते हैं। 2022 में ऐसा पूछा गया। तो अगर 5 है तो इसको 5 गुना x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, और 5 में 1 गुना करेंगे तो 5 ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इस चीजों को समझ गए। दूसरा बात, चर रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उसमें चर अगर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा। बात को ध्यान दीजिए, जब भी चर रूट के अंदर देखिए, अचर से मतलब नहीं, जैसे √3x² + √x, तो यहाँ अचर रूट के अंदर, इससे मतलब नहीं है। अगर चर रूट के अंदर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट हटता है तो उसका पावर आ जाता है 1/2, और 1/2 जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि कहा जाता है चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा है हर में चर के घात पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x² + 5, तो बोलिए x के पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? x के पावर -2 और बटा के नीचे क्या हो गया? 5 हो गया। तो कहने का मतलब जब चर के घात -2 आ गया तो -2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होती। अगर इस प्रकार का होता है तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन नीचे अगर माइनस में हो गया तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, वो बहुपद होगा। चलिए
आगे देखिए समझिए, हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी का पहचान की कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके लिए कहता है कि लगातार दो पदों का अगर अंतर समान है, कोई भी श्रेणी रहेगा जिससे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें लगातार दो पदों का अंतर देखिए कितना है, समान है, हर एक का अंतर 2 है। तो पदों का अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद में पहला, दूसरा में पहला, दूसरा में पहला, सभी का अंतर 2 है। तो ऐसा श्रेणी को कहा जाता है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन जिसका अंतर समान नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। जिसे कहा जाए कि -3, 2, 5, 7 ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको घटावेंगे, 2 में -3 करेंगे, 2 -3, 2 + 3 कितना हो गया, 5। यहाँ अंतर करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ अंतर 3 का है, अर्थात ये एपी में नहीं। चीजों को समझ गए। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आता है तो आप पहचान सकते हैं, अगर अंतर समान रहेगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी में है। जिससे कुछ और समझिए, जैसे √2, 2√2, 3√2 ये प्रमेय है कि नहीं। तो देखिए 2 गो √2 में 1 गो √2 जाएगा तो 1 गो √2, 3 गो √2 में 2 गो √2 जाएगा तो 1 गो √2, यहाँ सभी का अंतर √2 आ रहा, अर्थात ये समांतर श्रेणी में है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए कि कैसे हम पहचान करेंगे कौन एपी में है या नहीं है, और बहुपद का भी हम पहचान करने के लिए सीख लिए। चलिए हम लेकर के आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अब लेकर के आते हैं, जो पहला अध्याय से हम लोग अब शुरू आ गया है आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन प्रकार का प्रश्न जो डायरेक्ट आपका बोर्ड में हिट करेगा ये। तो सबसे पहला प्रश्न है 18 और 72 का मासा और लसा ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए संख्याओं को गुणनखंड करते हैं। 18 को गुणनखंड करिए, 2 नामा 18 और 3 तिया 9। 72 को गुणनखंड करिए तो 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नामा 18 और 3 तिया 9। संख्या को गुणनखंड करने के बाद इसको हम सजाते हैं। जैसे 18 को लिख देंगे आपको 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, और 72 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। उसके बाद इस गुणनखंड को घातों के रूप में लिखते हैं। 2 कई गो है 1, 3 कई गो है 2, उसके बाद 2 कई गो है नीचे 3 बार, और 3 कई बार है 2 बार। इस प्रकार से लिख देते हैं। अगर आपको कह दिया जाए इसमें मसा निकालने के लिए तो थोड़ा सा समझिए, या कह दिया जाए आपको लसा निकालने के लिए तो इसमें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मसा वही होता है, एक बार में ध्यान से सुनिए, मसा वही होता है जो सभी में मिले और जिसका पावर कम हो। मसा वही होता है जो सभी मिले जिसका पावर कम हो। तो बताइए, मसा 2 और 2 इसमें मिल रहा है, 3 और 3 इसमें मिल रहा है, इसमें कम वाला कौन है, 2 और 2 तो मिल रहा है, लेकिन कम घात वाला 2 के पावर 1। 3 और 3 तो मिल रहा है, लेकिन कम घात वाला 3 के पावर 2, और अधिक घात वाला भी 3 के पावर 2 है। तो कहेंगे मासा कितना हो गया, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 2 को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। लसा वही होता है जो अगर मिल रहा है तो उसमें सबसे अधिक घात वाला, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेते हैं। तो फिर समझिए, लसा वही होता है जो सभी मिल रहा है उसमें अधिक घात वाला। 2 देखिए मिल रहा है, इसमें अधिक घात वाला कौन है, 2 के पावर 3। उसके बाद 3 मिल रहा है, इसमें अधिक घात वाला कौन है, तो 3 के पावर 2। तो इसमें तो कम भी 3 के पावर 2, अधिक भी 3 के पावर 2, इसी प्रकार से ले लेंगे। फिर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, 3 के बाद 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 8 हो गया 72। तो 72 आपका लसा हो गया और मासा हो गया 18। लेकिन अगर आपको मान ले जाए कि प्रश्न में कुछ अलग प्रकार का आएगा, जैसे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, और 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3, 5 के पावर 2। तो इसका कह दिया जाए मान ले कि मासा निकालने के लिए, तो हम क्या बोले, जो अगर सभी मान ले कि यहाँ 5 के पावर नहीं मिल रहा, तो जो सभी में मिलेगा जिसका पावर कम होगा, जो सभी में मिलेगा जिसका पावर कम होगा, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ये दोनों में पावर कम वाला कौन है, तो ये 2 के पावर 2 कम है, ये दोनों में कम है 3 के पावर है। मिले और उसमें कम वाला ये समझदार है। लसा कहता है जो मिल रहा है उसमें सबसे अधिक वाला लेंगे, और जो नहीं मिला वो भी ले लेंगे। तो देखिए जो मिल रहा है उसमें कम वाला, तो 2 के पावर 1 मिल रहा है कम वाला 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 माने 4, 3 के पावर 1 माने 3, 4 दिया हो गया 12। लेकिन लसा कहेगा जो मिल रहा है उसमें अधिक वाला, तो मिल रहा है अधिक वाला तो 2 के पावर 3, मिल रहा है अधिक वाला 3 के पावर 2, और जो नहीं मिल रहा है वो भी ले लेते हैं।
एक्चुअली में क्या होता है, ये मिलता है लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं मिलता। 5 के पावर 0 के रूप में मिल रहा है, क्योंकि किसी के पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो अधिक वाला कौन है, 5 के पावर 1। तो आप ऐसे समझिए, जो नहीं मिलता वो भी ले लेंगे, ठीक। तो 2 के 3 में गुना करेंगे 8, 3 का 2 बार गुना करेंगे 9, ये हो गया 5, तो हो गया 8 बचे 40 और 40 नंबर 4 नंबर 36, 360 हो गया। चीजों को समझ गए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं लसा और मसा। चलिए अब वीडियो को रोक करके इस चीजों को क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। तो मसा लसा वाले प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 3.23 पर रेखनी। 3.23 पर रेखनी, 3 पर क्या है, रेखनी, इसको P बटा Q में बदलना। इसके लिए सूत्र होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले कहता है पूरा अंक माइनस बिना रेकरिंग का अंक, बिना रेकरिंग का अंक बटा दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे, और बिना रेकरिंग के लिए 0 देते हैं। पहले पूरा अंक लिखना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे पूरा अंक क्या है बताइए, 3.23, 3 पर रेकरिंग पूरा अंक क्या है, 3 2 3 लिख दिए। फिर बिना रेकरिंग वाला, रेकरिंग 3 पर है, बिना रेकरिंग वाला कौन है, 3 2 बिना रेकरिंग वाला बटा दशमलव के बाद, पहले नहीं देखा जाता नीचे, दशमलव के बाद कै अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, और बिना रेकरिंग वाला कै गो है, 1 गो, उसके लिए 0। जय गो पर रेकरिंग रहेगा, जय गो 9 देंगे, जय गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0 देंगे। चलिए घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो गया 2 से 91/90। आपको काटता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चीजों को समझ गए। तो रेकरिंग को बदलने को P बटा Q में यही सूत्र, पूरा अंक माइनस बिना रेकरिंग का अंक, मैंने बिना रेकरिंग, दशमलव पर जय पर रेकरिंग है, जय को 9 देंगे और बिना रेकरिंग के लिए 0 देंगे। अगला है 140 के भाजगुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो सबसे पहले 140 को आप क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा। 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। तो देखिए 140 को जब तोड़े हम तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर। इसमें 2 का करा घात कितना, तो 2 का बताइए घात कितना है, 2 है, तो 2 का घात कितना हो गया, 2। 2 का घात, 2 का जो घातांक हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। इस चीजों को समझ गए। तो आपको 3 प्रश्न समझ में आ गया। एल्गोरिथम विधि से कहे मासा ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करिए, सबसे पहले संख्याओं को भागा दीजिएगा। 225 में 135 से भागा दीजिएगा, तो एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 135। ये 5 0 हो गया, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, कट गया। फिर इसके बाद ये संख्या यहाँ आ जाती है, भाग विधि से ये संख्या यहाँ आ जाती है। तो 90 को 2 बार काटेंगे तो 180, 30 से एक बार में हो गया 90, ये हो गया 5, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, ये तो गया 90, तो 45 दूनी 90 हो गया 0। इस प्रकार से लिखने के बाद तो देखिए, तो इसको कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, इस तरह से कर देंगे, लिखेंगे यहाँ 225 है वो बड़ा है 135 से, इसलिए जो बड़ा रहता है वो A होता है, और जो छोटा होता है वो B होता है। जो छोटा होता है वो B, जो बड़ा होता है वो A होता है। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका पर आधारित होता है। ये प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ये भाज्य, विभाजक, Q भागफल और R शेषफल होता है। तो A का मान जो है बीच में होता है, और विभाजक इधर जिससे भागा देते हैं, और Q होता है भागफल और R होता है शेषफल नीचे। तो बोले पहला में A का मान कितना है, तो 225। विभाजक का मान कितना है, तो 135। Q कितना बार में लगा, एक बार में, और R का मान कितना आया, 90 आया, तो प्लस 90, R जब भी प्लस में। फिर दूसरा चरण में देखिए, फिर ये बीच वाला जो रहता है वो A का मान कितना है 135, B का मान कितना है जिससे भागा दिए, कई बार में दिए, एक बार में, शेषफल कितना आया 45। फिर देखिए ये नया चरण आया, A का मान कितना हो गया 90, B का मान कितना हो गया 45, कई बार में लगाए 2 बार में, शेष क्या आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो मासा होता है अंतिम भाजक, यानी मासा बराबर कहेंगे तो कितना हुआ 45 हुआ।
यानी अंतिम जब r बराबर 0 आता है तो मासा क्या होता है, b होता है। चीजों को समझ गए। चलिए ये नीचे देखिए 5वां प्रश्न है। दो संख्या के मासा 13 और लासा 182 है और उनमें एक संख्या 26 है, दूसरा संख्या क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है मासा AB गुने लासा AB बराबर होता है a गुना b। दो संख्या के मासा, दो संख्या के लासा उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो मासा कितना है 13, लासा कितना है 182 और उनमें से एक संख्या कितना है 26, तो दूसरा संख्या कुछ है b। तो b बराबर निकालेंगे तो गुना में है तो ये भागा होगा। 13 गुने 182 बटा 26, 13 दूनी 26, 2 नमा 18, 2 एकम 2, तो 91 आ गया दूसरी संख्या। चीजों समझ गए। तो मासा गुने लासा बराबर क्या होता है, ए गुने बी होता है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। और इसमें कहेगा दो संख्या गुणनफल देगा तो यहाँ पर लिख देंगे। अब मासा का देगा इतना है तो लासा कितना है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पद का प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न आना ही आना है। जिसे कह रहा है बहुपद इतना 2x² - 3x - 5 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है इस शून्यकों का योग निकालिए। तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है c/a और 1/α + 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा का फार्मूला होता है b² - 2ac/ac। इसका ट्रिक क्या कहे थे, दोस्ती करेगा तो ba फेल होगा और उसके अंदर गुण आएगा ca को। जो भी दोस्ती करेगा ba फेल और गुण आएगा ca के, और उलट के दोस्ती करेगा तो कहेंगे bc बनता है। अब BC होता है निगेटिव, और उलट पलट करके दोस्ती करेगा लिखा 1/α उलट के व्युत्क्रम हुई तो BC बना। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, B2 सर के 2 AC में 1 AC नीचे, B2 सर के 2 AC में 1 AC नीचे, इस प्रकार का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये पहला मान होता है A, दूसरा मान होता है B और तीसरा मान होता है C का। पहला A, दूसरा B, तीसरा C का। तो फार्मूला योग का फार्मूला होता है -b/a। दोस्ती करेगा तो BA फेल, माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे। B का मान है -3 और a का मान कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 बटा क्या हो गया 2। उसके बाद कहेगा शून्य गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला है सी, गुण है कोई के सी के, तो सी का मान कितना है -5। चिन्ह देना जरूरी है। सी का मान कितना -5 है, ए का मान कितना है 2, तो आंसर हो गया -5/2। कहेगा 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, तो -b/c। माइनस है तो माइनस दे देंगे। b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है -5। c का मान -5, माइनस से माइनस कट गया -3/5। उसी तरह से ये कहेगा α/बीटा + बीटा/α का मान क्या होगा, तो B2 सर के 2 AC में 1 AC नीचे। b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -2 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -5/AC। a का मान 2 और c का मान कितना है -5। कैलकुलेशन कर दीजिए। -3 का स्क्वायर हो गया 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 4 बचे 20 बता 5 दूनी 10 -10, 20 और 9 कितना हो गया 29 और बटा -10। ये माइनस कहाँ चलेगा ऊपर, -29/10। चीजों को समझ गए। तो इस प्रकार के अगर आपका प्रश्न आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न के सामने। आ गया 7वां नंबर और 8वां नंबर प्रश्न आ गया है, जिसमें है आपको शून्यकों का योग और गुणनफल से ही प्रश्न है, लेकिन डिफरेंट टाइप का है, जो 2022 से और 21 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कारण बहुपद के शून्यकों का योग 6 है, इस बहुपद के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। तो आपको जो चीज दे रहा हूं पहले लिख दीजिए। शून्यकों का योग देल है कितना 6, तो हम शून्यकों का योग का फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है -b/a। कितना है 6, माइनस का माइनस दे दीजिए। b का मान कितना है -a और a का मान कुछ नहीं, तो x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा वही a होगा। ये b है ये c है, तो 1 बराबर 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो k बराबर क्या हो गया 6। तो कहेगा k के किस मान के लिए, मैंने शून्यकों का योग 6 तो k का मान क्या होगा, तो 6 होगा। ये करा इसी का जस्ट उल्टा है। यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ये का मान क्या होगा। तो आपको शून्यकों का क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना है 8। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। कितना है 8, c का मान कितना है बताइए a b c, एक आगे a b c का मान a और a का मान कुछ नहीं तो क्या है 1, ये 8, तो a बराबर क्या हो गया 8। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम 9वां और 10वां प्रश्न आ गया है। नुमा करा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है -4
और गुणनफल दिया हुआ है -5, तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे पहले प्रश्न में हम बहुपद दिया हो रहा था योग और गुणनफल निकाल देते, इस बार योग और गुणनफल दे रहा है और कह रहा है बहुपद निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है लिख दीजिए, शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ -4 और गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -5। तो यहाँ से हम फार्मूला को बैठाएंगे। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a, गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। इसके नीचे पूछ ले तो a, तो a का मान कितना है 1, तो यहाँ a बराबर कितना है 1, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो b बराबर कितना हो गया 4 और c बराबर कितना हो गया -5। अब ये बी सी का मान बहुपद के व्यापक रूप में कर देंगे, बहुपद का व्यापक रूप में कर लिखेंगे। ए बी सी का मान बहुपद का व्यापक रूप में रखने पर ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो बोले a का मान कितना आया 1x² प्लस b का मान कितना आया 4x प्लस c का मान कितना आया -5। तो लिख देंगे x² प्लस 4x प्लस -5। तो यही क्या है आपका बहुपद है। चीजों को समझ में आ गया। मैंने शून्यकों का योग गुणनफल देगा तो पहले लिख देंगे, एबीसी का मान निकाल देंगे और बहुपद के व्यापक रूप में रख देंगे। उसके बाद करें इसका शून्यक निकालिए, x² - 4x - 12 का शून्यक। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करते हैं, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को क्या करते हैं गुना करते हैं। -12 में x² से गुना करेंगे तो -12x²। इसको ऐसा से तोड़ा जाता है 12 को कि बीच वाला पद आएगा। तो देखिए 12 को तोड़ेंगे तो कैसे, 4 ये 2 छक्के 12, 6 में से 2 गया तो 4, ऐसा जुड़िए घटाइए कि 4 आ जाए। तो देखिए आ गया। तो 2 में से अगर 6 घटाएंगे तो -4, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो +4, लाना है -4, तो 2 में से 6 घटेगा तो -4, x में लाना है तो यहाँ x लिख दीजिए। चलिए तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करिए आप यहाँ पर सजा दीजिए। चलिए x² है तो x² रख लीजिए, -4x के बदले में लिखेंगे 2x - 6x, तो +2x - 6x। उसके बाद -12 है तो -12 बराबर, ये दो पदों में टूट गया, x यहाँ x हो गया कॉमन, तो यहाँ 2 x में एगो x रह गया प्लस, यहाँ x बाहर निकल गया तो बच गया 2, फिर -6 कॉमन हो जाए क्योंकि 6 दूनी 12, तो यहाँ x हो गया। जैसे माइनस कॉमन होता है अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉमन हो गया तो देखिए बहुत 12 को लिख सकते हैं -6 गुना 2, तो -6 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 2 प्लस में 2। ऐसे भी पढ़िए 6 दूनी 12, चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये चीज हमेशा बराबर होना चाहिए। एक बाहर के कॉमन को एक साथ रखिए तो x - 6, अंदर के कॉमन को एक साथ रखिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, x + 2 बराबर 0। ये दोनों गुना होकर के 0 हुआ है, कब होगा, चाहे ये पूरा 0 हुए चाहे ये पूरा 0 हुए, तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। हो गया। यहाँ से x का मान निकाल देंगे, -6 है तो +6, यहाँ पर x का मान निकालेंगे +2 है तो -2, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो इसका शून्यक हो गया 6 और -2 हो गया। बोलिए चीजों को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे फिर अगला पार्ट में, दूसरा दिन हम मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ही शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।